हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज बाय सागर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सागर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ जिनजादा और वो मासूम लड़की की कहानी का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने इस कहानी का दूसरा पार्ट नहीं सुना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप जाकर इस कहानी का पार्ट 2 सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को आगे कंटिन्यू करिएगा। इस कहानी की लेखक हैं आसना अली साहा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। और तभी वो फिर से आंखें बंद कर लेती है। वो उसकी नाक से बहता खून देखता है और अपनी आंखें छोटी करता है तो खून बहना बंद हो जाता है और गायब हो जाता है और नाक पहले जैसी साफ हो जाती है। तभी फायजा के गाल की तरफ खून की थोड़ी सी लकीर बनी होती है। वो उसे अपनी जीभ से सोख लेता है। वो उसे बेड पर लाकर छोड़ देता है और पलट जाता है। फायजा की आंखें बंद होती हैं और वो फिर से वही सवाल दोहराती है। उसका शरीर बेड से 3 फीट ऊपर हवा में झूल रहा होता है और वो साया खुद को आईने में देख रहा होता है। उसके लंबे से नुकीले नाखून, कमर तक आते बाल, जिनकी एक चोटी बनाई गई थी, हल्की नीली लेकिन बेहद चमकदार आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थी, लंबे से कान जिनमें 2-2 सुराख थे, लंबी सी और पतली सी काली जीभ और नुकीले दांत, लंबे से मजबूत और ताकतवर हाथ जिनमें 4 की जगह 3 उंगलियां थीं और अंगूठे की जगह एक लंबा सा नुकीला मोटा नाखून था। ठीक ऐसे ही पैर थे और उसके शरीर के बराबर ही हल्के नीले और सुरमई ग्रे पंख थे उसके। उसने पीछे मुड़कर एक नजर फायजा की तरफ डाली, फिर खुद को देखा। उसका वजूद उसे डरा रहा था। उसने पार्टी में आए हुए लोगों को याद किया। फिर उसने अपना सीधा हाथ उठाया और अपने चेहरे के सामने करते हुए अपने बाएं कंधे तक ले गया और एकदम से एक हल्की नीली चमकदार रोशनी के साथ बदल गया और एक खूबसूरत इंसान लगने लगा जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, ब्लैक कलर के ट्राउजर के साथ और ब्लैक शूज पहन रखे थे, लेकिन उसके पंख अभी भी दिख रहे थे। वो सिर्फ छोटे हुए थे लेकिन गायब नहीं। फिर उसने अपने कंधे हिलाए और वो पंख उसके सिर से बिल्कुल चिपक गए। फिर वो पीछे पलटकर फायजा के पास आया और उसे बिना छुए अपनी ताकत से सीधा किया। फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे अपने गले से लगा लिया। फायजा का सर बहुत दुख रहा था। उससे आंखें नहीं खोली जा रही थी। फिर भी उसने बेमुश्किल अपनी आंखें खोली और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उससे थोड़ा दूर हुई और उसके चेहरे को देखा। उसे लगा कि ये करण है। वो मुस्कुराते हुए फिर उसके गले से लग गई। उसने फायजा को मुस्कुराते हुए देखा और फिर उसे फिर से गले लगा लिया और खुद भी मुस्कुरा दिया। वो उसे कुछ देर बाद बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसकी तरफ मुंह करके लेट जाता है और उसे देखता रहता है। सुबह के करीब 5 बजे होते हैं जब अचानक से फायजा की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं और वो एक खूबसूरत से लड़के को अपने बेड पर लेटा हुआ देखती है और चौंक कर कहती है, कौन हो तुम? वो उसे देख ही रहा होता है कि उसके अचानक से किए गए सवाल पर हैरान हो उठता है और कहता है, तुम्हारी हिफाजत। और इतना कहकर गायब हो जाता है। फायजा उठकर बैठ जाती है और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है, वो अंदर से बंद होता है। फिर खिड़की की तरफ देखती है, वो भी बंद होती है। फिर उठकर जल्दी से शीशे में खुद के चेहरे को देखती है और अपनी नाक सहलाती है। उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रही थी और फिर खुद से कहती है, कितना अजीब सपना था। और फिर लाइट की तरफ देखकर कहती है, मैं इसे जलाकर ही सो गई थी क्या? शायद थकान की वजह से होगा। और फिर लाइट बंद करके फिर से अपने बेड पर सो जाती है। कुछ देर बाद वो फिर से उसके बेड पर उससे थोड़ा दूर लेटकर उसे देख रहा होता है। फायजा रात को जो हुआ उसे डरावना सपना समझकर इग्नोर करती है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि ये डरावने सपने उसे क्यों आ रहे हैं।
आखिर इन डरावने सपनों का उससे क्या लेना देना है। और भी बहुत सी बातें वो सोचे जा रही थी। और फिर शावर लेकर फ्रेश होकर वो नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाती है और टेबल पर राफिया को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम अभी भी यहीं हो? वाह क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। राफिया मुंह बनाते हुए बोलती है। क्यों, मैं क्या जोकर लग रही हूँ जिसे देखकर तुम बच्चों की तरह खुश हो रही हो? फायजा उसे देखकर ये सोचकर खुश थे कि उसकी माँ उसे घुमाने लेकर जाएंगी, क्योंकि जब भी राफिया आती थी तो बिना गांव घूमे, सैर सपाटे के बिना जाती ही नहीं थी। वो इस गांव को राफिया से भी अच्छी तरह जानती थी। राफिया शहर में रहती थी और फायजा से कभी कभी मिलने आती थी, लेकिन वो जब भी आती थी तो अकेली घूमने निकल जाती थी और फिर शाम को खूब सारी बातें बताती, पूरे गांव की खबर लेकर ही लौटती थी। राफिया खुश मिजाज और तेज तरार होने के साथ साथ काफ़ी जहीन भी थी और वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो हर तरीके के लोगों से मिलना और उनसे बात करना बखूबी जानती थी। कभी कभी फायजा भी उसके साथ घूमने निकल जाती थी। फायजा खुश थी उसे देखकर, लेकिन रात की बात याद आते ही उसने मुंह बना लिया। उसे राफिया और करण की बेतकल्लुफी जरा भी अच्छी नहीं लगी थी, तो उसने भी मुंह बनाकर ही जवाब दिया, मैंने कब कहा कि तुम जोकर हो? मैं तो सिर्फ इस वजह से खुश थी कि शाम में बोर नहीं होंगी। राफिया ने सैंडविच खाते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी फायजा खुद ही आगे बोल पड़ी, और वैसे भी मुझे कॉलेज जाना था तो मैं लेट हो रही थी, सॉरी। और फिर पलटकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए जोर से बोली, मम्मा मुझे नाश्ता दो प्लीज जल्दी से। फायजा की माँ अपना चाय का कप छोड़कर फायजा को प्लेट में सैंडविच देने लगी, लेकिन फायजा ने उसे प्लेट में रखने से पहले ही अपने हाथ में ले लिया और अपनी रूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं शायद कोई बुक रखना भूल गई हूँ, और बिना कुछ सुने जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने रूम में चली गई। फायजा की माँ बोलती है, अरे बेटा नाश्ता तो ढंग से कर लेती। और इसके साथ ही राफिया से बोली, राफिया बेटा क्या प्लान है आज का? और तभी राफिया उन्हें बताने लगी और वो दोनों बातों में लग गई। फायजा अपने रूम में आई और बेड पर बैठकर आराम से सैंडविच खाते हुए राफिया और करण के बारे में सोचने लगी कि ये कैसे उसे जानती है, और इसने तो आज तक जिक्र भी नहीं किया करण का, लेकिन पार्टी में कैसे हाथ पकड़कर चल रही थी। और खुद को तसल्ली देते हुए कहने लगी, दफा हो मेरी बला से, मैं क्यों जलूं। और फिर अपना सैंडविच टेबल पर रखी एक बुक पर रख दिया और जल्दी से अपने बैग में बाकी की चीजें चेक करने लगी, और इसी के साथ अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, उफ, रात को तो मैंने असाइनमेंट तो पूरा ही नहीं किया, अब क्या होगा? अब तो मुझे डांट भी सुननी होगी और सब्जेक्ट में मार्क्स कम होंगे, वो अलग। अब मैं क्या करूं? फिर उसने घड़ी की तरफ देखकर कहा, अब तो टाइम भी नहीं बचा कि अभी बना लूं। और फिर रोनी सी सूरत लेकर बेमन ही अपना बैग उठाया और कॉलेज जाने के लिए साइकिल निकालकर बाहर चली गई। तभी वो सैंडविच हवा में उठा और टुकड़े होकर हवा में गायब हो जाता, और फिर पूरा गायब हो गया, और फिर एक हवा का झोंका आया और फिर सब नॉर्मल हो गया। फायजा कॉलेज पहुंची तो लेक्चर शुरू होने वाला था। वो जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और फिर कुछ ही मिनट में लेक्चरार ने आकर कहा, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट एंड आई विल गिव यू न्यू वन। फायजा ने अपने बैग से कॉपी निकालकर डेस्क पे रखी नया असाइनमेंट लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पेज पलटकर देखा तो उसमें उसका असाइनमेंट लिखा हुआ था पूरा। वो यह देखकर हैरान रह गई और जोर जोर से बोल पड़ी, ये कैसे हुआ? लेक्चरर फायजा की तरफ देखते हुए बोले, व्हाट मिस फायजा? फायजा ने हैरानी से लेक्चरर को देखा। वो उसे ही देख रहे थे और पूरी क्लास भी उसे ही देख रही थी। फायजा कुछ देर उन्हें देखने के बाद फिर से कॉपी में देखने लगी। लेक्चरर ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए उससे जोर से कहा, व्हाट मिस फायजा, व्हाट हैपन टू यू? फायजा ने जब लेक्चरर की तेज आवाज सुनी तो उठ खड़ी हुई और फिर उसने लेक्चरर को फिर से देखा, फिर गर्दन घुमाकर पूरी क्लास को देखा। फिर उसे शेम फील हुआ तो सर झुकाकर बोली, नथिंग सर, आई वॉच आउट माई माइंड सर। लेक्चरर उसे घूरते हुए बोला, ऑल राइट, डोंट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम, कीप योर माइंड इन क्लास, नाउ सिट डाउन। फायजा सर हिलाते हुए बैठ गई। वो अभी भी उस कॉपी को घूरे जा रही थी। लेक्चरर ने न्यू असाइनमेंट देना शुरू किया। फायजा ने सर झटक कर असाइनमेंट लिखना शुरू कर दिया। फिर सबके असाइनमेंट सबमिट हो गई।
फायजा अभी भी इस उलझन में थी कि ये कैसे हुआ। फिर दूसरा लेक्चर शुरू हुआ तो उसका ध्यान उसमें लग गया। फिर लंच टाइम में सब कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे तो दिव्या उसे सोच में डूबी देखकर कहने लगी, फायजा क्या हुआ, कहाँ गुम हो यार। फायजा जो कि अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी कि अचानक से उसके सवाल पर उसकी ओर देखते हुए कुछ कहने को हुई कि तभी महक बोल उठी, अरे मैडम तो किसी को देखने में मगन है। और महक ने अपनी उंगली से एक कोने में इशारा कर दिया। सब के सब उसी तरफ देखने लगे तो वहां करण अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा था। फायजा उसी की ओर मुंह किए हुई थी, लेकिन उसने करण को देखा भी नहीं था। वो तो इस सोच में गुम थी कि असाइनमेंट किसने किया, लेकिन महक के इशारे ने और सबके एक्सप्रेशन ने उसे चौंका दिया। तभी महक उसे छेड़ते हुए बोली, अगर दीदारे यार हो गया हो तो जरा इधर भी गौर कर लो। फायजा को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। वो एक झटके से उठी और महक को बोली, जस्ट शट अप, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और दोबारा ऐसी बात की तो मुंह तोड़ दूंगी। और फिर उन सबको वहीं छोड़कर क्लास में चली आई। दिव्या और महक दोनों उसे कुछ देर हैरानी से ज्यादा देखते रहे। फिर दिव्या ने घूर कर महक को देखा तो महक ने कंधे उचका दिए और खाने में लग गई। दिव्या भी उससे गुस्से में बोली, थोड़ा कम ही बोला करो उससे, तुझे पता है ना कि वो कितना चिढ़ जाती है हर बात से, फिर भी तू बाज नहीं आती। महक ने कुछ जवाब नहीं दिया और खाने में लगी रही। दिव्या उठकर क्लास में जाने लगी। महक ने उसे जाते हुए देखा और फिर मुंह बनाकर फिर से खाना शुरू कर दिया। फायजा कुछ देर तक तो वो अपना सर थाम कर बैठी रही। फिर उसने सीधा बैग उठाया और उसमें से कुछ बुक निकालकर पढ़ने के लिए खोली कि उसमें वही लाल धागा रखा हुआ था। इससे पहले कि वो उसे देखती, दिव्या ने आकर उसकी बुक बंद कर दी और उससे कहा, फायजा यार इतना भी गुस्सा मत किया कर, हम सब दोस्ती ही तो है तेरे। महक बस मजाक कर रही थी, तू तो उसकी आदत जानती है ना, और फिर भी तू इस कदर उस पर नाराज हो गई, हद है यार। तभी एक लड़की दौड़ती हुई क्लास में आई और दिव्या की तरफ देखकर बोली, वो महक 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 बेहोश हो गई है और उसकी नाक से खून बह रहा है। क्या? फायजा और दिव्या दोनों एक साथ बोली। फिर फायजा बोली, ये कैसे हुआ? वो लड़की हाफती हुई बोली, पता नहीं, अचानक से बस। दिव्या और फायजा उसकी बात सुने बगैर कैंटीन की तरफ दौड़ चुकी थी। तो दोस्तों क्या हुआ आगे जानने के लिए कल रात 9 बजे तक का इंतजार करिए। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल रात 9 बजे मेरे चैनल पर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आए आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कहानी अब तक की कैसी लगी। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 9 बजे इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।